So hello everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. To like and subscribe our channel for support our community, and please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmay Das, All India rank 336 in GST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली हमारा जो पिछला क्लास था उसमें हमने बीजेटी में बहुत सारा बेसिक चीज़ें जो था हमारा वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज के क्लास में हम पीओआईक्यू के साथ साथ बीजेटी में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की लिस्ट, आप सभी को पता है इन एग्जामों के बारे में। तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर साल हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 to 20 मार्क्स आता है। तो अगर आप इन एग्जामों में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 15 to 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी के तरफ से हमारा जो शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे जुलाई महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारे चैनल पे अभी मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास कंप्लीट हो चुका है। एंड आगे देखिए अगस्त महीने पर भी हमारा चैनल पे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। एंड आगे भी ये सितंबर महीने पर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस। ओके, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, जिसके बेसिस में हमने हमारा जो ये कोर्स वो स्टार्ट किए थे। और हमने सारे बेसिक चीज़ें जैसे हमारा वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, एंड उसके बाद कार्सब लो, सर्किट्स, जो हमारा 11-12 का पोर्शन था वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एंड फिर हमने एडवांस तक बढ़ चुके हैं, डायोड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग, एंड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो आज हम करने वाले हैं ट्रांजिस्टर में बीजेटी, एंड उसके बारे में थोड़ा सा और एडवांस में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास, बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो अपना कोई भी डाउट एग्जाम की रिगार्डिंग या फिर क्वेश्चन की रिगार्डिंग हो तो आप ग्रुप पर क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स, पीओआईक्यू की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में क्वेश्चन। तो आईआईटी जाने के लिए एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों में अच्छे स्कोर लाने के लिए join our group and also subscribe our channel. So now we quickly start our class. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पिछले क्लास जैसा ही रहेगा, जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी, तो जिसमें हम और एडवांस तक आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हम कुछ पीओआईक्यू के साथ ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो पिछला क्लास था उसमें हमने पीओआईक्यू के साथ ही एंड किया था। तो आज स्टार्ट करेंगे कुछ पीओआईक्यू के साथ, एंड फिर हम आगे बीजेटी में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला जो पीओआईक्यू है, मुझे साल पता नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन अब हम आपको करवाएंगे ये सारे पीओआईक्यू के हैं, लेकिन मेरे नोटबुक में अभी वो किस साल में आया था वो थोड़ा सा नोट नहीं है, तो इसीलिए अगर आप चेक कर सकते हैं तो चेक कर लीजिएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा वो सारे के सारे हैं पीओआईक्यू। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, तो सर्किट कुछ ऐसा है एंड इसमें कुछ एलिमेंट्स है। तो चलिए एलिमेंट्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट हमें दिया गया है। वेट अ सेकेंड। तो ये लाइन टोटल ही इरेज है। ओके, और यहाँ पर आपका एक डायोड दिया गया है, यहाँ पर और एक डायोड दिया गया है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स। तो चलिए अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक 10 वोल्ट का बैटरी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है आपका 0.33 किलो ओम का। यहाँ पर आपको एक डायोड दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको एक डायोड दिया गया है। ठीक है, ये आपका है D1 एंड ये है आपका D2, एंड ये जो करंट इसमें आ रहा है वो है आपका ID1, एंड यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो है ID2। ठीक है, और ये जो एंड पॉइंट है इसमें वोल्टेज दिया गया है, ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये आपका नेगेटिव आएगा, एंड ये है आपका वी आउटपुट यानी कि VO। ठीक है,
तो और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना होगा, फाइंड ID1, स्मॉल में लिख रहे हैं, ID2 एंड V0। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया गया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला, तो शायद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप ग्रुप में नहीं दे रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, ये जो वायर है एंड ये जो वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस आपको दिया नहीं गया है। तो अगर आप नोडल एनालिसिस करें तो इसमें ही सारा करंट जो फ्लो होकर चला जाएगा, मतलब ये आपको इन्फानाइट देगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मेश एनालिसिस को इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL। ओके, तो KVL को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पहले तो -10, क्योंकि ये साइन आपका माइनस है और ये साइन आपका प्लस है, तो -10। फिर क्या आएगा 0.33 I, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस दिया गया है 0.33। एंड ये जो डायोड है ये कैसा डायोड है, कुछ भी नहीं दिया गया है सर, तो इसको हम क्या लेंगे, सिलिकॉन लेंगे। और सिलिकॉन मतलब इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट। तो इसको हम बैटरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हम इसको बैटरी में कन्वर्ट करें तो पॉजिटिव साइड पहले आएगा, फिर नेगेटिव साइड आएगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव 0.7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम आई कैलकुलेट करें तो हमें कितना मिलेगा, 10 - 0.7 डिवाइडेड बाई 0.33, यानी कि आपको मिलेगा 9.3 डिवाइडेड बाई 3.33। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो आपको कुछ हद तक मिलेगा 28.18 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमें जो पहला लूप है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमें पता चल गया, वो है हमारा 28.18 मिली एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, 28.18। अब देखिए इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें ये जो सेकेंड डायोड है इसमें भी कोई रेजिस्टेंस आपको दिया नहीं गया है। तो अगर इस साइड में 28.18 मिली एम्पियर करंट आ जाए तो ये इन दोनों वायर में ही जाएगा, क्योंकि अगर किसी एक में रेजिस्टेंस होता तो तब उसमें कम जाता या फिर उसमें जाता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर किसी में भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इन दोनों में बिल्कुल सेम जाएगा। मतलब अगर इसमें I/2 जाएगा तो इसमें भी I/2 जाएगा। मतलब ये जो टोटल करंट है I, ये दोनों भाग में डिवाइड हो जाएगा एंड दोनों वायर से निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ID1 इक्वल टू ID2 होगा, क्योंकि दोनों में ही रेजिस्टेंस नहीं है, जो इक्वल होगा I/2 का। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेशन करें 28.18 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपको मिल जाएगा 14.09 मिली एम्पियर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड आपको क्या पूछा गया है, फाइंड V0। तो V0 कैसे आएगा, अब V0 देखिए मतलब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये D2 डायोड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब D2 जो डायोड है उसका वोल्टेज हमें V0 से निकालना होगा। तो V0 हमारा क्या होगा, V0 होगा ये डायोड का वोल्टेज जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, यानी कि 0.7 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि अबाउट डायोड, तो V0 इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ D2। तो ये आ गया आपका टोटल आंसर। तो ID1 एंड ID2 आया आपका 14.09 मिली एम्पियर एंड V0 आया आपका 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वेट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो चलिए क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें भी आपको एक सर्किट दिया गया है। तो कैसा सर्किट दिया गया है, एक लूप का ही सर्किट आपको दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया गया है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें आपका एक करंट आ रहा है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना वोल्टेज दिया जा रहा है, 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स दिया गया है। 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर आपको एक D1 डायोड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक D2 डायोड दिया गया है और यहाँ पर आपका D2 है जो आपका है 4 वोल्ट का। ठीक है,
तो ये है आपका सिलिकॉन का, ये भी आपको दिया गया है सिलिकॉन का। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और आपको फाइंड करना क्या होगा, फाइंड करंट। ठीक है, तो इसमें हमें करंट फाइंड करना होगा। तो सर अब इसको कैसे करें, ये थोड़ा सा दोनों डायोड दिया गया है, इसमें एक फॉरवर्ड में है एक बैकवर्ड में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये जो डायोड है ये किस में है, ये है आपका फॉरवर्ड बायस में। ये किस में है, ये है आपका रिवर्स बायस में। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में आपको पता है ये चेंज हो जाएगा, एक 0.7 वोल्ट का बैटरी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और रिवर्स बायस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो सर्किट है वो कैसा बन जाएगा। यहाँ पर आपका 20 वोल्ट का तो वोल्टेज सोर्स था 20 वोल्ट, फिर आपका एक रेजिस्टेंस था, फिर ये अगर ओपन सर्किट हो जाए तो ये आपका 0.7 वोल्ट का बैटरी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका E2 जो है आपका 4 वोल्ट, और ये नीचे जो डायोड था ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह ही रिएक्ट करेगा। तो हमारा करंट कहाँ से पास होगा, यहाँ से जाकर यहाँ से फिर यहाँ पर निकल जाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, अप्लाइंग KVL। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I मान लीजिए। तो अप्लाई KVL करने से हमें क्या मिलेगा, तो -20 आएगा पहले। ठीक है, फिर प्लस I, रेजिस्टेंस कितना है 2.2 किलो ओम, प्लस क्या है 0.7 वोल्ट का आपका डायोड का वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, प्लस आपको कितना मिल रहा है 4 इक्वल टू 0। तो I यहाँ से आपको क्या मिला 20 माइनस 0.7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2.2, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा आपका 15.3 डिवाइडेड बाई 2.2, यानी कि 6.95 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर जो आपको फाइंड करना था करंट। तो आई आपका आ गया 6.95 मिली एम्पियर। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक दूसरा डायोड देख के तो कॉन्फ्यूज किया गया है। ठीक है, तो ये जो सारा क्वेश्चन है ये पिछले साल में हर एक एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स से, और वो कितना इजी होता है करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जो, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ही चले जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, जस्ट सेकेंड, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं कैसा दिया गया है, फिर जस्ट सेकेंड, ये रहा आपका सर्किट। ठीक है, अब हम इसमें एलिमेंट ड्रॉ करेंगे, क्या हुआ इसमें। तो चलिए अब हम इसमें एलिमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या क्या एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पर आपको एक 6 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, यहाँ पर आपको एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको एक 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर दिया गया है जो है आपका 4 माइक्रोफैराड का, यहाँ पर आपको एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पर आपको एक 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस एंड एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ठीक है, तो ये रहा आपका स्टार्टिंग ए पॉइंट एंड ये रहा आपका बी पॉइंट। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, वेट अ सेकेंड, अच्छा तो क्वेश्चन आपका है कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट फाइंड current of the circuit and amount of charge stored in capacitor। ओके, कैपेसिटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्या दिया गया है।
तो इसमें आपको बताया गया है कि आपको एक सर्किट दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कैपेसिटर भी प्रेजेंट है। तो आपको ये सर्किट का करंट फाइंड करना होगा एंड उसमें जो कैपेसिटर है ये 2 माइक्रोफैराड का एंड 4 माइक्रोफैराड का, तो इनमें कितना करंट स्टोर है या चार्ज स्टोर है वो आपको फाइंड करना होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन है वो आपको देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बताया गया कि ये स्टेडी स्टेट में है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? तो स्टेडी स्टेट का मतलब है स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट का मतलब है हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज्ड हो चुका है, चार्ज्ड डन, ठीक है। तो ये चार्ज्ड हो चुका है और एक कैपेसिटर अगर एक कैसा सोर्स है, ये आपका डीसी सोर्स है। तो डीसी सोर्स में अगर आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड हो जाए तो ये कैसा रिएक्ट करता है? ये एक ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करता है। ये आपका हो जाएगा एक ओपन सर्किट एंड ये भी आपका हो जाएगा एक ओपन सर्किट। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? इसमें आपका करंट फ्लो करेगा 0, इसमें करंट फ्लो करेगा 0। तो सारा का सारा करंट कहाँ से? यहाँ से आई करंट अगर आए तो वो बीच वाला वायर में फ्लो करके बाहर चला जाएगा और इन दोनों कैपेसिटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये क्योंकि ये दोनों हो जाएगा ओपन सर्किट। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर ये ओपन सर्किट बन जाए तो हमारा सर्किट कितना इजी बच्चों जैसा हो गया कि सिर्फ इसमें 2 आपका रेजिस्टेंस है एंड एक बैटरी है। तो ये कितना है 1 किलो ओम का, ये है आपका 2 किलो ओम का एंड ये रहा आपका 6 वोल्ट का बैटरी। तो ये कैसा कनेक्शन है? रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 2 किलो ओम यानी कि 3 किलो ओम। और आपका करंट कितना होगा? I इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। तो V आपको दिया गया 6 एंड R है आपका 3 किलो ओम। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 मिली एम्पियर। तो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका 2 मिली एम्पियर। तो ये तो सर इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब देखिए इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें तो चार्ज स्टोर हो सकता है क्योंकि वोल्टेज है। तो वो हमें कैसे मिलेगा? तो वो फाइंड करने के लिए हमें पहले निकालना होगा ये ए एंड बी पॉइंट का वोल्टेज, ठीक है। फाइंड क्या करना होगा? वी ए बी। अब वी ए बी हम कैसे निकालें? वी ए बी हम निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कितना रेजिस्टेंस लगा है 2, तो हमारा क्या होता है वी आई डिवाइडेड बाई आर होता है, ठीक है। तो आई आपका क्या निकला 2 मिली एम्पियर, सॉरी वी आई बाई आर नहीं, आई आर होता है, आर या फिर आर आई होता है। तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है 2 है और करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है 4 मिली वोल्ट, ठीक है। ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस 4 मिली वोल्ट का है। तो ये हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हमें कैपेसिटर में चार्ज का फॉर्मूला क्या पता है? इन कैपेसिटर क्या होता है हमारा Q इक्वल टू सी भी होता है, आपको पता ही है, जिसमें Q है आपका, ये Q है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चलिए ये Q ही फाइंड कर लेते हैं। तो Q1 आपका क्या होगा? पहले कैपेसिटर के लिए पहला कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड। तो 4 × 10⁻⁻6, ठीक है। और आपका वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है आपका 4 मिली वोल्ट यानी कि 4 × 10⁻³ ये है आपका टोटल चार्ज कूलम। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 × 4 यानी कि 4 था, वेट अ सेकेंड, हाँ तो 4 था, तो 16 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और Q2 आपका कितना आएगा? Q2 कितना था 2 माइक्रोफैराड। तो 2 × 10⁻⁶ × 4 × 10⁻³ कूलम यानी कि 8 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं
8 नैनो कूलम और 16 नैनो कूलम। ठीक है, तो यहाँ से आपका दोनों कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो आपको पता चल गया। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर का जो क्वेश्चन भी था वो कितना इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था करने के लिए, तो इजी ही था हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन शायद, हाँ तीसरा क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जो, जस्ट सेकेंड, उसमें भी आपको एक सर्किट दिया गया है कुछ ऐसा, एंड और एक सर्किट दिया गया है ऐसा। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया है, आपको एलिमेंट दिया गया है क्या क्या। यहाँ पर आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है जो है 24 वोल्ट का। ठीक है, ये रहा आपका पॉजिटिव साइड एंड ये रहा आपका नेगेटिव साइड। और यहाँ पर आपका 12 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर आपका एक 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। और यहाँ पर आपका एक सिलिकॉन का डायोड है, सिलिकॉन। और यहाँ पर आपका एक 3.3 किलो ओम का आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको आई टी, फाइंड आई, मतलब डायोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको अब पता करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है, मतलब ये एक जो सर्किट है ये लूप है छोटा, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है। अगर आप इन रेजिस्टेंस ये सर्किट या फिर ये ड्राइंग से करना चाहें तो आपका ड्राइंग जो है वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख लेंगे कि हमने आपके लिए सही ड्रॉ किया है या गलत ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, 24 वोल्ट का बैटरी था, तो 24 वोल्ट। अब 12 किलो ओम का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो 12 किलो ओम। यहाँ पर आपका 6 किलो ओम का और एक रेजिस्टेंस था, तो 6 किलो ओम। यहाँ पर आपका डायोड था सिलिकॉन का। यहाँ पर आपका 3.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस था। तो देखिए ये जो हमने सर्किट ड्रॉ किया है ये बिल्कुल वही सर्किट है, लेकिन ये हमें देखने में ये हमें आसानी लगता है क्योंकि ऐसा सर्किट हमने पहले कर चुके हैं। अब ये जो सिलिकॉन डायोड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बैटरी में। ठीक है, जो कितना वोल्टेज का होगा, 0.7 वोल्ट का, क्योंकि ये सिलिकॉन का डायोड है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, I1 एंड I2 कर सकते हैं मेश एनालिसिस, या फिर देखिए ये जो वायर है इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, तो तीनों वायर में हमारा रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस हमारा इजी होता है, तो नोडल एनालिसिस ही कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारा, अप्लाइंग, नोडल एनालिसिस में क्या अप्लाई होता है, अप्लाइंग KCL। तो KCL अप्लाई कर देते हैं। उसमें क्या होता है हमारा समेशन ऑफ करंट। तो समेशन ऑफ करंट क्या होगा, ये आपका नोडल जो पॉइंट है इसके वोल्टेज क्या होगा, VA होगा। तो VA माइनस 24 डिवाइडेड बाई 12 प्लस VA माइनस 0 क्योंकि बीच में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, डिवाइडेड बाई 6 प्लस VA माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 3.3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको मिल जाएगा ये 19.8 VA माइनस 475.2 प्लस 39.6 ये प्लस 72 VA एंड माइनस 50.4 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये कैलकुलेशन करने से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप शाम कर ले तो आपको मिल जाएगा 131.4 VA इक्वल टू 525.6, यानी कि आपका VA क्या आया, VA आया आपका 525.6 डिवाइडेड बाई 131.4 यानी कि 4 वोल्ट। ठीक है, तो आपका ये नोड प्रिंसिपल नोड पे आपका वोल्टेज आ गया। अब हमें ID फाइंड करना है। तो ID आपका क्या होगा, ID आपका हो जाएगा VA माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 3.3।
तो वैल्यू पुट करने से क्या मिलेगा, 4 - 0.7 डिवाइडेड बाई 3.3 यानी कि ऊपर क्या आ रहा है 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3 यानी कि 1 मिली एम्पियर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 2-3 लाइनों से ये जो है ये आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करें तो ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीकों से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सारे PYQ की कर लिए। तो एंड में आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आप कर सके तो कर लें, और मन हो तो ग्रुप पर भी डाल देना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके का, ये आपको एक वायर दिया गया है और यहाँ से एक और दूसरा वायर आया है, ये नीचे चला गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है जो है आपका 15 वोल्ट का। यहाँ पर आपको एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर आपको एक डायोड दिया गया है, ठीक है, D1। ये जाकर क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दूसरा डायोड दिया गया है जो है आपका D2। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो है आपका 10 किलो ओम का, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका वोल्टेज सोर्स दिया गया है वो है -10 वोल्ट, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है, ये जा रहा है आपका I2, ये नीचे आ रहा है आपका I1, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना होगा, फाइंड I1 एंड I2। ये है आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका होमवर्क। तो इसको करके हमारा व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कोई भी लिंक ग्रुप पर आप डाल देना, अगर आपसे हो जाए तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा एंड बाकी सारे स्टूडेंट को भी उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने आज बहुत सारे PYQ कर लिए हैं, तो PYQ हम आज यहीं तक रखने देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट ईयर मतलब हमारा जो नया टॉपिक BJT में वो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करते हैं हमारा नया पोर्शन। तो पिछले क्लास में हमने जो BJT क्या होता है एंड उसका जो बेसिक चीज़ें जैसे कलेक्टर हो गया, एमिटर, बेस, ये सब चीज़ें एंड करंट गेन, ये सब बेसिक फॉर्मूला जो था वो हमने सीख लिए थे, ठीक है। तो हमारा बेसिक थोड़ा सा क्लियर तो हो चुका है उसमें। अब हम धीरे धीरे करके आगे एडवांस तक बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा वो रहेगा BJT बायसिंग, ठीक है। तो ये बायसिंग चीज़ क्या है, तो बायसिंग का मतलब है आपका कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन कैसा कनेक्शन, हाउ यू आर गोइंग, सॉरी, हाउ आर गिविंग वोल्टेज सप्लाई टू डिवाइस। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक ट्रांजिस्टर है उसमें एक क्या क्या रहता है, एक कलेक्टर रहता है, एक बेस रहता है और एक एमिटर रहता है, ठीक है। तो ये बायसिंग चीज़ क्या है, इस बायसिंग में हम क्या करते हैं, हम एक जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें कैसे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बायसिंग हम 3 टाइप का करेंगे, इसमें है फिक्स्ड बायसिंग, सेल्फ बायसिंग एंड तीसरा जो है वो है आपका फीडबैक बायसिंग, ठीक है। तो इन तीनों बायसिंग में बेसिकली क्या होता है, 3 बायसिंग में बेसिकली हम जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें हम तीनों तरीक़ों से वोल्टेज अप्लाई करेंगे एंड उससे हमें क्या क्या मिलता है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला जो बायसिंग है वो है फिक्स्ड बायसिंग और उसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर बायसिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कनेक्शन कैसा होता है, बेसिकली बायसिंग का मतलब क्या है कि हम डिफरेंट तरीक़ों के से एक ट्रांजिस्टर को वोल्टेज देंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड बायसिंग में हम कैसे वोल्टेज दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो ड्राइंग दिया गया है ये आपका है फिक्स्ड बायसिंग का सर्किट डायग्राम, जिसमें क्या हो रहा है, देखिए ये रहा आपका VCC वोल्टेज, मतलब एक वोल्टेज जो दे रहा है, जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है कलेक्टर में भी वो अप्लाई हो रहा है एंड बेस में भी वो करंट यानी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, आप क्या देख पा रहे हो कि इस कनेक्शन में आप देख पा रहे हो जो हमारा कलेक्टर है एंड जो बेस है
उन दोनों में ही वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो सेम है, क्योंकि इन दोनों में क्या करंट है, VCC वोल्टेज करंट है, तो इन दोनों में वोल्टेज एक ही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये RC जो रेजिस्टेंस है वो कलेक्टर से कनेक्ट है, एंड ये जो RB है वो बेस से जो रेजिस्टेंस वो कनेक्ट है। तो ये दोनों तरीकों से दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि आपका कलेक्टर का जो करंट है वो अलग एंड बेस का जो करंट है वो अलग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा कलेक्टर एंड बेस है उसमें वोल्टेज तो एक है लेकिन करंट दोनों अलग है। ठीक है, ये हो गया पहला हमारा कलेक्टर एंड बेस के बारे में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारा जो एमीटर है उसके साथ एक रजिस्टर जुड़ा गया है जो है RE से डिनोट कर रहे हैं, एंड ये इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, IE है, एंड एंड में ये क्या हो रहा है, एंड में ये देखिए यहाँ पर आपका ग्राउंड हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो करंट जो वोल्टेज डिफरेंस ये कलेक्टर एंड ये एमीटर के बीच में होता है, कलेक्टर एंड एमीटर के बीच में, उसको हम कहते हैं VCE। ठीक है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। और अब देखिए ये रहा आपका बेस, ये रहा, एंड एमीटर यहाँ, तो बेस एंड एमीटर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है उसको हम कहते हैं VBE। ठीक है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर। ठीक है, तो यही है हमारा कनेक्शन जिसमें हमारा जो कलेक्टर एंड बेस है उसमें वोल्टेज सेम है, करंट अलग है। एमीटर जो है वो हमारा एंड में ग्राउंड हो जा रहा है एंड उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो IE करंट फ्लो हो रहा है, एंड कलेक्टर एंड एमीटर में जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस है वो है VCE, एंड बेस एंड एमीटर में जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस हो रहा है वो है हमारा VBE। तो सर ये तो हो गया कनेक्शन का बात। ठीक है, तो ऐसा कनेक्शन हमने बना भी लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है, तो चलिए हम अब देख लेते हैं कि ये हम पढ़े क्यों, यहाँ से हमें क्या मिलता है। तो अब हम ये जो कनेक्शन है इसमें क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL। ठीक है, तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, इसमें हम KVL लूप को अप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से KVL लूप को अप्लाई करेंगे, पहला जो हम लूप लेंगे, वेट अ सेकेंड, तो पहला जो लूप होगा वो हमारा ये होगा लूप 1, एंड दूसरा जो लूप होगा वो आपका ये डायरेक्ट होगा, मतलब ये आपका लूप 2 रहेगा। ठीक है, तो पहला लूप कैसा होगा, हम ये VC से स्टार्ट करेंगे, फिर RB से जाएगा, फिर VBE से जाएगा, एंड फिर एमीटर से ग्राउंड हो जाएगा। दूसरे लूप में क्या होगा, VC से स्टार्ट होगा, IC में कंटिन्यू होगा, देन एमीटर में आएगा, देन IE से ग्राउंड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा दोनों रास्ता एंड दोनों लूप। तो चलिए हम इसमें KVL अप्लाई कर देते हैं। तो KVL अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, तो फ्रॉम लूप 1 से हमें क्या मिल रहा है, पहले आपका क्या आ रहा है, ये VCC, तो माइनस VCC प्लस IB RB प्लस VBE, ठीक है, प्लस IE RE इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया पहला लूप से। अब नेक्स्ट लूप, फॉर लूप 2 के लिए हमें क्या मिलेगा, लूप 2 के लिए हमें मिल जाएगा VCC, ये माइनस VCC होगा, देन प्लस IC RC प्लस VCE, देन IE RE इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गया, ये पहला लूप से एंड ये दूसरे लूप से। ठीक है, अब एक जो आपका बायसिंग होता है इसमें एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, स्टेबिलिटी फैक्टर, ये चीज़ आपके लिए नया है, स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर से आपको पता चले कि ये चीज़ क्या है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस क्या होता है, एस होता है आपका 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इंटू डेल आई डी डिवाइडेड बाई डेल आई सी। ठीक है, तो ये बीटा क्या होता है, बीटा आपका होता है करंट गेन, और बीटा का वैल्यू आपने पिछले क्लास में क्या करे थे, बीटा हमारा होता है IC डिवाइडेड बाई IB।
ठीक है, मतलब करंट फ्लो इन द कलेक्टर डिवाइडेड बाय करंट फ्लो इन द बेस। ठीक है, तो ये होता है हमारा बीटा, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। तो स्टेबिलाईजर का जो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का आता है, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इंटू डेल आई बी इंटू डेल आई सी। ठीक है, तो सर ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन यहाँ से हमें करना क्या है, तो हम ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है इससे कुछ जान लेंगे। तो उसको जानने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ें निकालना होगा, जैसे ये डेल आई बी बाई डेल आई सी हमें निकालना होगा फॉर फिक्स्ड बायसिंग के लिए। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से आपको मिल जाएगा आई बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई, ठीक है, माइनस आई ई आर ई डिवाइडेड बाई आर बी। ठीक है, आर बी। तो अब देखिए, आपने जो पिछले क्लास में एक पीएनपी या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए जब केवीएल यूज कर रहे थे, तो तब आपको सॉरी केसीएल अप्लाई कर रहे थे, तो आपको तब क्या मिला था, आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा क्योंकि हम कल के क्लास में ही ये करे थे, तो ये आपको पता है। तो चलिए ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो आई बी आपको क्या मिलेगा, आई बी आपको मिल जाएगा वी सी सी माइनस वी बी ई, ठीक है, माइनस आर ई इंटू आई सी प्लस आई बी डिवाइडेड बाई आर बी। ठीक है, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो आपको एंड में क्या मिलेगा, एंड में आपको मिल जाएगा आई बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आई बी का फॉर्मूला हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्या था, डेल आई बी बाई डेल आई सी। तो चलिए हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दे, किसके रेस्पेक्ट में, आई सी के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, डेल आई बी बाई डेल आई सी। तो अगर हम कर दे तो पहले 0 फिर माइनस 0, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिल जाएगा आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर। ठीक है, ये मिल गया आपको। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, डेल आई बी बाई डेल आई सी इक्वल टू आपका हो गया माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर ई। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम चलिए स्टेबिलिटी फैक्टर में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट करने से हमें क्या मिल रहा है, स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा क्या था, एच था, जो इक्वल था किसका, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस या प्लस 1 प्लस बीटा इंटू डेल आई बी बाई डेल आई सी। तो आई बी आई सी का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1, ये माइनस सामने था तो इसके लिए हम यहाँ पर माइनस पहले लिख देते हैं, माइनस बीटा इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर ई। ठीक है, ये फॉर्म हमारा आ गया। अब अगर व्हेन आर ई इक्वल टू आपका 0 आ जाए, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें स्टेबिलिटी फैक्टर मिल जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये मिल जाएगा क्योंकि नीचे का पार्ट ये जो आपका बीटा इंटू आर ई है ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एक तो आपको स्टेबिलिटी फैक्टर मिल गया एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर ई। ये आपको एक फॉर्म मिल गया, ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर का। और अगर हमारा आर ई 0 आ जाए तो तब ये सेकेंड फॉर्मूला मतलब एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें मिला कहाँ से, फिक्स्ड बायसिंग के लिए। फिक्स्ड बायसिंग का हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली बायसिंग में हम क्या करेंगे, हम एक एक बायसिंग को जानेंगे एंड उसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो भी हम जान लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बायसिंग क्या है, नेक्स्ट बायसिंग है हमारा फीडबैक बायसिंग। ठीक है,
तो फीडबैक बायसिंग क्या होता है? तो देखिए, ये जो ड्राइंग है ये है आपका फीडबैक बायसिंग का। इसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपका VCC वोल्टेज ही अप्लाई हो रहा है दोनों में, आपका बायस में भी VCC एंड जो आपका है कलेक्टर उसमें भी VCC वोल्टेज ही अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो हमारा पिछला जो सर्किट था उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपका जो RC रेजिस्टेंस था उसमें IC करंट फ्लो हो रहा था एंड जो RB रेजिस्टेंस था उसमें IB करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपका जो RC रेजिस्टेंस है वो ये रहा, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसमें IC प्लस IB, मतलब जो कलेक्टर में करंट फ्लो होगा एंड जो बेस में करंट फ्लो होगा वो दोनों ही RC रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर रहा आपका बेस का रेजिस्टेंस जिसमें आपका IB जो वोल्टेज था वो फ्लो होगा, ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पर कलेक्टर, ये रहा कलेक्टर, ये रहा आपका बेस एंड ये रहा आपका एमीटर, ठीक है। तो कलेक्टर में IC करंट फ्लो हो रहा है, बेस में IB करंट फ्लो हो रहा है एंड एमीटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो यहाँ पर ड्राइंग में रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस लेना होगा, ठीक है। तो आप इसमें एक ड्रॉ कर लीजिए, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें, तो छोड़िए इससे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो है आपका RE, ठीक है। तो ये आखिर में IE करंट फ्लो होकर ग्राउंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो फीडबैक बायसिंग होता है उसका स्ट्रक्चर या फिर उसका सर्किट। इसमें आपका वोल्टेज सेम रहा है, लेकिन जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है उसमें IC प्लस IB, मतलब दोनों ही करंट फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। तो सर्किट आपको लगभग समझ आ चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम अप्लाइंग KVL कर देंगे। तो KVL अप्लाई करने से हम कौन सा सर्किट लेंगे, इसमें भी हम दोनों लूप लेंगे। कैसा लूप, ये हो गया लूप 1 और ये स्ट्रेट आपका हो गया, ये हो गया आपका लूप 2, ठीक है। तो चलिए हम KVL अप्लाई कर देते हैं। तो KVL अप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा है, पहले लूप के लिए फॉर लूप 1, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, -VCC, ठीक है, प्लस अब देखिए RC जो करंट है उसमें क्या फ्लो हो रहा है, उसमें दोनों ही करंट फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, RC इंटू IC प्लस IB प्लस RB इंटू IB प्लस अब क्या है BBE प्लस IE RE जो इक्वल होता है 0 का। अब नेक्स्ट फॉर लूप 2 के लिए, तो लूप 2 में क्या आएगा, फिर से -VCC और RC इंटू IC प्लस IB और आपका यहाँ पर क्या आएगा VCE और प्लस IE RE इक्वल टू 0, ये मिल गया। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं VCC प्लस RCIE प्लस RB IB प्लस VBE प्लस IE RE इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो IC प्लस IB होता है वो किसका इक्वल होता है, वो IE का इक्वल होता है, तो इसीलिए हम IE लिख दिए। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे, VCC प्लस RCIE प्लस VCE प्लस IE RE इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है, हमें स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करने के लिए ज़रूरत होता है डेल IB बाई डेल IC। तो हम कर लेंगे डेल IB बाई डेल IC। तो हम IB पहले फाइंड कर ले, IB किस में है, इसमें है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, IB इक्वल टू VCC माइनस VBE और माइनस IE RC प्लस RE, क्योंकि हम IE को कॉमन ले लिए, और नीचे क्या आएगा आपका RB कॉमन आ जाएगा, सॉरी RB आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, VCC माइनस VBE माइनस IC प्लस IB और RC प्लस RE
डिवाइडेड बाई आर बी, ठीक है, ये होल डिवाइड है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से सजा ले जिससे हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आई बी आपका क्या आ रहा है, बी सी सी माइनस बी बी ई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई और माइनस आई बी इंटू आर सी प्लस आर ई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई आर बी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेल आई सी से इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेल आई बी डिवाइडेड बाई डेल आई सी जो हमें क्या देगा, जो हमें दे देगा माइनस आर सी प्लस आर ई डिवाइडेड बाई आर बी, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस डेल आई बी बाई डेल आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई डिवाइडेड बाई आर बी, और बाकी का जो टर्म था वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्चुअली क्या मिल रहा है, डेल आई बी और डेल आई सी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आर सी प्लस आर ई डिवाइडेड बाई आर बी, ये मिल गया आपको। और आपका जो राइट साइड है उसमें आपका क्या आ रहा है, उसमें आपका आ रहा है माइनस आर सी प्लस आर ई डिवाइडेड बाई आर बी, ठीक है। तो इसको अगर हम और अच्छे से इजी बना ले तो हमें क्या मिल रहा है, एंड में डेल आई बी डेल आई सी इक्वल टू, तो आर बी आपस में कट जाएगा, तो एंड में आपका क्या रह जाएगा, माइनस आर सी प्लस आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर सी प्लस आर, ठीक है, ये आपका आ गया। अब चलिए हमारा डेल आई बी बाई डेल आई सी फाइंड करना था, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। तो चलिए निकाल लेते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। इसको हम कैसे डिनोट करते थे, एस से डिनोट करते थे। एस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इंटू डेल आई बी बाई डेल आई सी, यही होता है हमारा जो बेसिक फॉर्मूला। तो अगर हम वैल्यू पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इंटू माइनस आर सी माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर सी प्लस आर ई, ठीक है, ये मिल गया। और अगर हम इसको और अच्छे से लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा आर सी प्लस आर ई, नीचे आर बी प्लस आर सी प्लस आर, ठीक है। तो ये रहा आपका फीडबैक बायस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर का इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फीडबैक बायस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है एंड बायस, जो है हमारा आपका सेल्फ बायस, ठीक है। तो चलिए अब सेल बायस को भी सीख लेते हैं, जो हमारा एंड बायस है। वेट अ सेकेंड। तो बेसिकली ये जो हमारा तीनों बायस हैं इसमें हमारा जरूरत है जो वो है स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। हमें सिर्फ स्टेबिलिटी फैक्टर ही जानना है। अगर आप इसको ध्यान रख सकें तो आप सिर्फ स्टेबिलिटी फैक्टर भी कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान ना रहे तो आप क्या करेंगे, तब आप इसमें केवीएल अप्लाई कर कर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपको सर्किट दिखाया जा रहा है ये है आपका सेल्फ बायसिंग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये VDD है, इसको हम VCC कर दें क्योंकि अभी तक हमने VCC कर रहे थे। तो ये VCC वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो जाकर यहाँ पर देखिए R1 एंड R2 दोनों रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये सीरीज कनेक्शन में है, लेकिन प्रैक्टिकली ये किस में है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये किस में कनेक्ट है, ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस रेजिस्टेंस, ये रहा आपका कलेक्टर का रेजिस्टेंस यानी कि RC, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या आएगा, V, B एंड E,
और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा आपका VCE, और ये जो करंट है ये आपका क्या हो जाएगा IC, ये करंट जो है ये आपका क्या होगा IE, एंड ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये हो जाएगा आपका IB, एंड ये है आपका रेजिस्टेंस RE है, एंड ये एंड में ग्राउंड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्शन सही था, लेकिन इसमें जो आपका लिखा हुआ था जो डायरेक्शन एंड जो था वो गलत दिया था, तो वो आप चेंज कर लेना। ये R1 R2 ठीक है, एंड ये नीचे की तरफ आपका कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है, एंड वोल्टेज डिफरेंस कलेक्टर बिटवीन एमीटर जो है वो है VCE, एंड जो I है वो है एमीटर में फ्लोइंग करंट, एंड ये है आपका RE जो एमीटर का रेजिस्टेंस है जो जाकर एंड में ग्राउंड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सर हो गया बेसिक आपने बता दिया, लेकिन ये जो सर्किट है ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो चलिए इसको कंफ्यूजिंग दूर कर लेते हैं। इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके का होगा, ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो बेसिकली सर्किट हमारा कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर VCC वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ये आपका जो रेजिस्टेंस है ये है आपका RC, ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये है RTH। ठीक है, तो RTH मतलब ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये क्या होगा VTH, ये थेवेनिन वोल्टेज है, ये RE है। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो होगा आपका IB, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो होगा आपका IC, एंड ये नीचे ग्राउंड पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका IE। ये जो वोल्टेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में ये है आपका VBE, ये दोनों के बीच में जो आपका करंट है वोल्टेज डिफरेंस है वो है आपका VCE। ठीक है, और ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है। तो बेसिकली हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का है। अब हमें तो पता है हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें लूप KVL अप्लाई करेंगे। तो कैसा KVL अप्लाई करेंगे, तो इसमें पहला लूप जो होगा वो ऐसा होगा, एंड दूसरा जो लूप होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लूप के बाद। लेकिन सर ये जो VTH लिखे हैं आप या फिर RTH लिखे हैं, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा हमें कॉन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो हमारा कॉन्फ्यूजिंग दूर करिए। ये VTH एंड RTH जो है ये हमें नया लग रहा है, तो चलिए इसको आपको बता दें कि VTH आपका क्या होगा। VTH आपका हो जाएगा VCC इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ये आपको पता ही है, ये आप वोल्टेज डिवीजन रूल से आपको पता है। उसमें आप क्या करते थे, Vx इक्वल टू V इनपुट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ RX डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है हमारा VTH, मतलब हम बेस का जो वोल्टेज है वो इस तरीके से ही फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए कितना बेसिक चीज़ ही बाकी एडवांस में भी लगता है। ठीक है, और RTH क्या है, RTH है आपका R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये क्या है, ये तो आपका R इक्विवेलेंट ही है ऑफ R1 एंड R2 का, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें ही आपका जो है इक्विवेलेंट चीज़ें हम निकाल रहे हैं ये फॉर्मूला से। तो VTH एंड RTH आपको पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो VTH है एंड ये जो RTH है ये बेसिकली आपका है थेवेनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई कर देंगे अप्लाइंग KVL। किस पे अप्लाई करेंगे, ये जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है इसके ऊपर हम KVL इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड। तो फर्स्ट लूप के लिए फॉर लूप 1, तो लूप 1 से हमें क्या मिलेगा, VTH, ठीक है, माइनस VTH प्लस IB RTH प्लस VBE प्लस IERE इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, VTH इक्वल टू IB RTH प्लस VBE
प्लस आई ई आर ई। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब फॉर लूप 2 के लिए निकाल लें, तो लूप 2 में हमारा क्या होगा, तो इसमें भी क्या आएगा, माइनस बी सी सी प्लस आई सी आर सी प्लस बी सी ई प्लस आई ई आर ई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो आई बी निकालना होगा। तो आई बी हमारा किस में है, इक्वेशन 1 में है। तो क्या करेंगे हम, तो लिख लें 10 सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में था आपका वी टी एच, ठीक है, प्लस आई बी आर टी एच प्लस टी बी ई प्लस आर ई। और आई ई आपको क्या पता है, आर ई क्या होता है, सॉरी आई ई क्या होता है आपका, आई बी प्लस आई सी होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आई बी निकाल लेंगे। तो आई बी आपका आखिर में क्या आ रहा है, आई बी आपका आ रहा है वी टी एच माइनस वी बी ई, ठीक है, एंड माइनस आई सी आर ई डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर ई। तो ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें अब पार्शियल डेरिवेटिव करके आई बी डेल आई बी एंड डिवाइडेड बाई डेल आई सी निकालना होगा। तो वो हमें क्या देगा, वो हमें दे देगा माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर ई। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना था, अब हमें स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना था। तो चलिए स्टेबिलिटी फैक्टर भी निकाल लेते हैं। तो स्टेबिलिटी फैक्टर, तो स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा क्या होता है, आपको ध्यान में आ चुका है, एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इंटू डेल आई बी डिवाइडेड बाई डेल आई सी होता है। ठीक है, तो अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर ई। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर किसके लिए, सेल्फ बायस के लिए। तो एस इक्वल टू आपका आ गया 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा इंटू आर ई डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे बहुत ही आसान तरीकों से हम तीनों बायस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन में आपको किसी भी ट्रांजिस्टर का कनेक्शन दिया हो तो आप उसका भी स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले उसका अगर आप देखें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना हो तो आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसमें केवीएल अप्लाई कर देंगे। केवीएल अप्लाई करने से हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगा। अब दोनों इक्वेशन में हमें आई बी निकालना होगा किसी एक इक्वेशन से। आई बी अगर आपका निकल गया तो डेल आई बी बाई डेल आई सी कर देंगे जो हमें ज़रूरत है। तो जो वैल्यू मिलेगा वो सिर्फ हमें फॉर्मूला में पुट करना होगा। और बीटा तो आपको पता ही है, बीटा आपका क्या होता है, आई सी बाई आई बी होता है। तो बीटा फाइंड कर लिया, आर ई आर टी एच आर ई ये तीनों आपको फाइंड कर लेंगे सर्किट से। तो इससे देखिए कितने आसान तरीकों से आप कोई भी सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो 3 बायसिंग था, इन तीनों बायसिंग का करने का हमारा जो मकसद था वो यही स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड करना ही था। तो तीनों जो हमारा बायस है उसका हम स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे ही चले जाते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या होता है, क्या चीज़ है, वो अब हम सीख लेंगे। तो आप एक पास में एक ड्राइंग देख सकते हैं, ये ड्राइंग नहीं एक बॉक्स टाइप का है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लिखा है जैसा रिवर्स एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ एंड फॉरवर्ड एक्टिव। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एक रीजन होता है। ठीक है, तो सर रीजन क्या है, ये फॉरवर्ड या फिर एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन ये है क्या। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन
यहाँ पर देखिए ये दोनों एक्टिव रीजन दिखाया गया है, एक है रिवर्स एंड दूसरा है फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे कि क्या होता है। तो एक्टिव रीजन होता है द एक्टिव रीजन इज दैट रीजन इन which the emitter, ठीक है, base junction is forward bias will the collector base junction wait a second, हाँ तो बेस जंक्शन, ओके, कहाँ तक थे, हाँ बेस जंक्शन इज ऑल्सो रिवर्स बायस। ठीक है, तो एक्टिव रीजन किसको कहा जाता है, जिसमें आपका एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहता है एंड कलेक्टर बेस जंक्शन जो रहता है रिवर्स बायस में। ठीक है, तो ऐसे रीजन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। अब आपको पता ही है, अगर आप एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ करें, ठीक है, मान लीजिए ये आपका हो गया कैसा एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें क्या होता है, ये आपका कलेक्टर होता है, ये आपका बेस होता है एंड ये आपका एमीटर होता है। ये तीनों चीज़ें आपको पता है। अब क्वेश्चन में क्या, एक्टिव रीजन में क्या होता है कि हमारा एमीटर एंड बेस जो है वो, ये एमीटर एंड बेस ये दोनों फॉरवर्ड बायस में रहता है एंड कलेक्टर एंड बेस अगर हमारा रिवर्स बायस में आ जाए तो उसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बात एक्टिव रीजन का। अब नेक्स्ट है हमारा सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो सैचुरेशन रीजन क्या है, लिख लेते हैं सैचुरेशन रीजन। तो ये चीज़ क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज द रीजन इन व्हिच ट्रांजिस्टर टेंड्स टू एज अ क्लोज्ड स्विच, मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करने वाला है सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, तो इन दिस मोड द हाईएस्ट बेस current is applied leading to the overall collector current causing the average collector emitter voltage टू फॉल। ठीक है, तो ये जो आपका दूसरा पार्ट हो गया, ये बेसिकली सैचुरेशन रीजन का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली सैचुरेशन रीजन क्या होता है, जब हमारा ट्रांजिस्टर एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है तब हम उसको कहते हैं हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है। तो सैचुरेशन रीजन हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा काट ऑफ रीजन। ठीक है, तो अब काट ऑफ रीजन क्या है, ये हमारा ये लास्ट रीजन है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो द काट ऑफ रीजन इन व्हिच द बेस
and inputs are grounded. Okay, and transistor used as an open switch. ठीक है, तो हमारा सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा था कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा था, लेकिन कट ऑफ रीजन में क्या होगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों रीजन। लेकिन सर आपने तो बहुत सारा थियोरी लिखा दिया जो बोरिंग लग रहा है हमें, लेकिन हमें जानना है जैम के लिए, जैम में कैसा क्वेश्चन पूछता है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, वो आप बताओ, वो हमारा काम का चीज़ है। तो देखिए बेसिकली हमारा जो यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन लिखाया है वो आपका इंटरव्यू एंड थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए काम में आएगा। ये डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए आपका एक ट्रांजिस्टर का सर्किट दिया गया है, अब उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, किसका, कलेक्टर, बेस एंड एमिटर का। ठीक है, ये तीनों चीज़ है, इनका वोल्टेज निकाल सकते हैं एंड इनका करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में है, कि फाइंड द ट्रांजिस्टर इन प्रेजेंट इन व्हिच रीजन। ठीक है, तो तब आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। अब सर ये डेफिनेशन तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे फाइंड करें। तो देखिए ये जो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये बॉक्स थोड़ा सा ध्यान में रख देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको तो वी सी वी वी एंड वी ई निकालना आ जाएगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वी सी मतलब वोल्टेज ऑफ कलेक्टर, वोल्टेज ऑफ बेस एंड वोल्टेज ऑफ एमिटर निकाल लें, ठीक है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, अगर वोल्टेज ऑफ कलेक्टर लेस देन वोल्टेज ऑफ बेस एंड वोल्टेज ऑफ एमिटर हो जाए, मतलब ये आपका सेटिस्फाइज कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ये रिवर्स एक्टिव रीजन में है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो आप कह सकते हैं ये फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर दे, मतलब आपका वोल्टेज ऑफ एमिटर लेस देन वोल्टेज ऑफ बेस एंड वोल्टेज ऑफ कलेक्टर लेस देन वोल्टेज ऑफ बेस, तो तब आप कह सकते हैं कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में है, यानी कि आपका ट्रांजिस्टर एक क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और कट ऑफ रीजन में क्या होगा कि वोल्टेज ऑफ एमिटर ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ बेस एंड वोल्टेज ऑफ कलेक्टर ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ बेस। तो अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो तब आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में है। एंड दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा आप कह सकते हैं कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बॉक्स को थोड़ा सा ध्यान में रख देना कि किस किस कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर कैसा काम करता है। तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में है, तो आप वहाँ से बता सकते हैं। ठीक, तो यही था हमारा रीजन के बारे में। आप डेफिनेशन भी लिख लेना और साइड में इसके नीचे यहाँ पर ये जो कंडीशन रहता है रिवर्स एक्टिव एंड फॉरवर्ड एक्टिव, ये थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, तो ये ज़रूरत है, ये बॉक्स वाला आपका ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यू पॉइंट। ठीक है, तो सर ये क्यू पॉइंट क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। वेट अ सेकेंड, आपको ये ग्राफ पता ही है, ये ग्राफ आपने आगे भी बहुत ही बात देखे हैं, क्लास 12 में जब आपका ट्रांजिस्टर था उसमें आप ये ग्राफ देखें। ये कैसा ग्राफ है, ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ ट्रांजिस्टर है। ठीक है, कैसा ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये ग्राफ तो आपको पता ही है, ये ग्राफ आपने बहुत ही बार देख लिया। लेकिन सर ये क्यू पॉइंट क्या है, बेसिकली क्यू पॉइंट आपका जो होता है इसको हम फुल फॉर्म इसका होता है क्विसेंट पॉइंट। ओके, क्विसेंट पॉइंट कहते हैं एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं क्यू पॉइंट। तो बेसिकली ये क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम थ्योरी लिख लेंगे, थ्योरी से आपका क्या होगा, बेसिक बिल्ड हो जाए। तो फॉर बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बायसिंग वी यूज डीसी
बायसिंग यानी कि डीसी सप्लाई। हम जब सर्किट ड्रॉ कर रहे थे उसमें हम क्या ले रहे थे, 12 वोल्ट या फिर 13 वोल्ट, और वो कैसा सप्लाई था, वो डायरेक्ट करंट का सप्लाई था। हम अभी तक एसी सप्लाई नहीं ले रहे थे। तो इसमें क्या होगा, इट स्टेबिलाइज्ड सर्टेन डीसी पॉइंट और क्यू पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्टेबिलाइज किस में करता है, ये क्यू पॉइंट पे आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्टेबिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो सर अब क्यू पॉइंट क्या है, तो क्विसेंट पॉइंट इच एन important point on output characteristic wait a second, characteristic IV ग्राफ। ठीक है, तो क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है, आपका IC एंड VC मतलब IV का ग्राफ है। तो इसमें ऐसे ग्राफ में आपका क्यू पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब सर हमने तो जान लिए कि ये DC पॉइंट में इंपॉर्टेंट होता है, IV ग्राफ में भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये चीज़ है क्या, ठीक है, वो हमें बताए। तो चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। वेट अ सेकेंड। तो क्यू पॉइंट आपका होता है व्हेन BJT, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इच बायस्ड। ठीक है, बायसिंग तो आपने अभी तक पढ़ ही लिए है, बायस्ड सो दैट द क्यू पॉइंट इज near the middle of its operating range, that is approximately halfway between cutoff and saturation region। ठीक है, ठीक, it is said to be operating as a class A एम्पलीफायर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्यू पॉइंट एक नियर मिडिल पॉइंट होता है, जिसमें हमें अप्रोक्सीमेटली हाफ वे मिलता है किसका, काट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो काट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन के बारे में हमने अभी अभी पढ़ लिए हैं। तो देखिए ये है हमारा, ये जो ग्राफ है ये है हमारा आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसमें ये जो येलो पॉइंट है ये क्या है, आपका सैचुरेशन रीजन। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला ऑप्शन है ये है आपका काट ऑफ रीजन। ठीक है, और ये जो बीच में आपने ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है आपका एक्टिव रीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए ये ग्राफ किसका है, IC वर्सेस VC मतलब IV ग्राफ। अगर आप इसमें DC सप्लाई लाइन ड्रॉ करें, मतलब ये जो आपका रेड लाइन है ये है आपका DC सप्लाई लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन इसमें जो मतलब मान लीजिए ये आपका हो गया 1 मिली एम्पियर का। ठीक है, ये हो गया आपका 2 मिली एम्पियर का, ये हो गया आपका 3 मिली एम्पियर, ये हो गया 4 मिली एम्पियर, ये हो गया 5 मिली एम्पियर,
ये हो गया आपका 6 मिली एम्पियर। मतलब ये डिफरेंट करंट के लिए ये हमारा प्लॉटिंग है, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये जो आपका डीसी सप्लाई है, ये हर एक रीजन में एक पॉइंट पे ये काट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो ये जो काटिंग पॉइंट है इनको ही हम कहते हैं क्यू पॉइंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट को हम कहते हैं क्यू पॉइंट, ओके। तो जो हमें लगभग काट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन का एक हाफ और मिडिल पॉइंट हमें दे रहा है। और ये जो लाइन है ये आपका क्या है, ये आपका है डीसी लोड लाइन। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं डीसी लोड लाइन। इसका स्लोप कितना है, जिसका आपका स्लोप है 1/RC प्लस RE, ठीक है। इसका स्लोप है 1/RC प्लस RE, ठीक है। RC क्या है, आपका कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस, और RE क्या है, आपका एमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ का बात। हमारा जो डेफिनेशन था क्यू पॉइंट का वो हो गया। अब सर अगर क्वेश्चन में आप दिया गया है कि फाइंड क्यू पॉइंट, तब हम क्या करेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाए क्यू पॉइंट फाइंड करना को, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप बेसिकली आपका क्यू पॉइंट होता है क्यू पॉइंट इक्वल टू IC डॉट VCE, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको कलेक्टर का करंट फाइंड करना है एंड वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, इन दोनों में आपको जो पॉइंट मिलेगा वही है। बेसिकली हमारा एक पॉइंट क्या होता है, एक्स एंड वाई, ऐसे हम एक पॉइंट को डिनोट करते हैं कोई ग्राफ में। तो इसमें आपका क्यू पॉइंट क्या होगा, IC जो आपका एक्स एंड VCE है जो है आपका वाई। तो ऐसे आप एक ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड करने के बाद। अब हम चेक करेंगे कि क्यू पॉइंट के बारे में और कुछ थोड़ा सा थ्योरी जान लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है, क्यू पॉइंट should remain fixed with temperature or any other condition, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन में हमारा जो क्यू पॉइंट है वो रिमेन फिक्स्ड रहता है, ठीक है। लेकिन बट क्यू पॉइंट यानी कि आपका IC एंड VCE वेरी करता है विथ टेम्परेचर ड्यू टू वेरिएशन इन IB, ICB, O and VBE. Thus, we use different biasing technique to make स्टेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, एक स्टेबल पॉइंट चाहिए। लेकिन हमारा स्टेबल पॉइंट मतलब जो हमें एक काट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन का मिडिल देगा, ठीक है। तो ऐसा रीजन हमें चाहिए हमेशा के लिए। लेकिन वो हमें कैसे मिलता है, क्यू पॉइंट से मिलता है। अब आप पहले जान लिए कि क्यू पॉइंट बेसिकली डायरेक्टली टेम्परेचर एंड बाकी सारे कंडीशन में वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। लेकिन क्यू पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, IC एंड VCE के ऊपर। लेकिन IC एंड VCE किसके ऊपर डिपेंड करता है, IB, VBE, ICB के ऊपर। तो तब क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर एंड बाकी कंडीशन चेंज होने से क्यू पॉइंट पर फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर फर्क पड़ जाए तो सर हमें तो चाहिए अच्छा सा स्टेबलाइजिंग पॉइंट। तो तब क्या होगा, तो इसीलिए हम डिफरेंट टाइप का बायसिंग यूज करते हैं, जैसे फीडबैक बायसिंग, सेल्फ बायसिंग, जो हमने बायसिंग इससे पहले सीखे थे। तो हमें इसीलिए बहुत टाइप का बायसिंग का ज़रूरत होता है, जिससे हम एक अच्छा स्टेबलाइजिंग पॉइंट हम पा सकें, ठीक है। तो
टेम्परेचर चेंज होने से आपका करंट कैसे चेंज होता है, ICBO2 इक्वल टू ICBO1 इंटू 2 to the power T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई आपका 10। ये फॉर्मूला आपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट BJT इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट्स रिवर्स saturation current varies with temperature, ठीक है। मतलब क्या हुआ, बीजेटी इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। लेकिन इसका जो रिवर्स सैचुरेशन रीजन होता है वो वैरी किसके साथ करता है, वो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। कैसे वैरी करता है वो देख लेते हैं। VBE इन सेकेंड कंडीशन इक्वल टू VBE इन फर्स्ट कंडीशन माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय डिग्री सेंटीग्रेड टू T2 माइनस T1। ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ लिए थे, ठीक। तो बेसिकली आपको पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला हमने क्यों किए थे कि टेम्परेचर के साथ हमारा करंट कैसा चेंज होता है, वोल्टेज कैसे चेंज होता है, वो हमने पिछले क्लास में कर लिए थे। ये दोनों फॉर्मूला हमें पता ही है, तो उसका आपका यूज आपको अभी पता चल गया कि टेम्परेचर के साथ हमारा वोल्टेज एंड करंट चेंज हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, IC एंड VC के ऊपर फर्क पड़ रहा है। उससे क्या होता है, क्यू पॉइंट वैरी हो जाता है, और क्यू पॉइंट वैरी होने से आपका क्या होता है, आपका स्टेबलाइजिंग पॉइंट में फर्क पड़ जाता है। और हमेशा के लिए क्या चाहिए, एक डिवाइस में या फिर एक कोई कंडीशन में या फिर कोई ट्रांजिस्टर में हमें हमेशा स्टेबल पॉइंट अच्छा लगता है, ठीक है। हमेशा के लिए आप एक कोई भी चीज़ ले लो, वो हमेशा के लिए स्टेबल रहना चाहते हैं, ठीक है। अनस्टेबल किसी को पसंद नहीं। तो इसीलिए हमारा जो डायोड होता है इसमें भी हम चाहते हैं क्या है, हमें स्टेबल पॉइंट चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बायसिंग इसीलिए ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे से। तो हमारा रीजन हो गया, क्यू पॉइंट के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। तो बेसिकली ये क्यू पॉइंट से आपका ये पोर्शन जानने से ही आपका हो जाएगा कि IC एंड VC ये पॉइंट जानने से आपका हो जाता है। एंड कट ऑफ सैचुरेशन रीजन में आपका ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूले को ध्यान में रखने से आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बाकी जो हमने अभी तक लिखे हैं वो आपका जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर करने के लिए हम आपको बताया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DC लोड लाइन, ठीक है। तो DC लोड लाइन क्या है, तो DC लोड लाइन में ये देखिए इसमें कैसा वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, वेट अ सेकेंड। इसमें आपका VCC वोल्टेज जो एक DC वोल्टेज होता है ऐसे। अब ये रेजिस्टेंस को बाद नहीं लेते, सिर्फ RC जो आपका कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, कलेक्टर का रेजिस्टेंस है। RE क्या है, आपका इमीटर का रेजिस्टेंस। एंड R1 एंड R2 किसके साथ जुड़ा है, बायस के साथ, बेस के साथ। ये रहा आपका कलेक्टर, ये रहा आपका एमीटर, ठीक है। अब इसमें कितना करंट फ्लो होगा, IB। इसमें कितना करंट फ्लो होगा, IC। और नीचे IE। अब देखिए क्या हो रहा है, R1 R2 जाके ये ग्राउंड हो रहा है और एमीटर भी जाकर ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एंड में ग्राउंड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका KVL अप्लाई करेंगे। उससे देखेंगे हमें ये DC जो लोड लाइन है या फिर जो DC हम कनेक्शन यूज करते हैं ट्रांजिस्टर के लिए, उसमें अगर हम KVL यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, तो अप्लाइंग KVL, ठीक है। तो हम पहले लूप के लिए पहले करेंगे, आपका ये रहा पहला लूप एंड ये रहा आपका सेकेंड लूप। तो अप्लाई KVL करने से हमें क्या मिलेगा, पहले तो माइनस VCC, ठीक है, प्लस ICRC प्लस PCE प्लस IERE। ये हमें कहाँ से मिला, इक्वल टू 0। ये कहाँ से मिला, फॉर लूप 2 से, ठीक है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन यानी इसको अच्छे से लिख ले तो हमें क्या मिलेगा, ICRC प्लस
VCE प्लस, अब IE आपका क्या होता है, IC प्लस IB होता है, ये हमें पता है। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन एक, ठीक है। तो लेट्स टेक IB स्मॉल, यानी कि क्या है, IB नियरेस्ट इक्वल टू 0। तो तब हमें क्या मिलेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, VCC इक्वल टू IC कॉमन RC प्लस RE प्लस VCE, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको IC क्या मिलेगा, IC इक्वल टू आपका हो जाएगा VCC डिवाइडेड बाई RC प्लस RE माइनस VCE डिवाइडेड बाई RC प्लस RE, ये मिल गया आपको, ठीक है। तो ये कैसा इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये इक्वेशन HY इक्वल टू MX प्लस C, ये कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा इक्वेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा इक्वेशन हमें मिल जाए तो यहाँ से आपको MX क्या मिल रहा है, MX आपका हो जा रहा है -1 बाई RC इंटू RE टू VCE, ठीक है। तो ये आपका MX पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ से आपका Q पॉइंट क्या होता है, Q पॉइंट तो आपको पता है, आपका Q पॉइंट होता है IC एंड VCE, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको जो ट्रांजिस्टर का जो DC सप्लाई लाइन होता है उसके बारे में आपका थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है। कैसा नॉलेज, तो जहाँ देख लेते हैं कि सर ने क्या बताया, क्या हुआ, ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, वेट अ सेकेंड, इसमें क्या हो रहा है, थोड़े स्ट्रेट लाइन से ही कर लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अरे तो छोड़िए, हम ऐसे ही हाथ से ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका IC लाइन है, ये है आपका VCE लाइन, ठीक है। तो इसमें अगर आप DC लाइन लोड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये कैसा है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, यही ग्राफ हमने ऊपर कर रहे थे, तो इसमें कर लेते हैं, हमें नीचे जो अच्छा ग्राफ दिया गया है उससे ही कर लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है इसका, हमारा ये नीचे हमें ग्राफ तो दिया ही है। तो क्या दिया गया है, तो देखिए ये जो आपका ग्राफ है ये आपका IC हो गया एंड ये VC हो गया, ठीक है, जो हमारा Q पॉइंट होता है। अब इसमें देखिए ये जो A पॉइंट है ये आपका Q पॉइंट, P पॉइंट आपका Q पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R Q पॉइंट, और ये क्या है, ये आपका मान लीजिए I1 I2 I3 I4 I5 I6, ठीक है। तो सेवरल आपका करंट के लिए, ठीक है। तो अब ये जो DC लोड लाइन है, आपका DC लोड लाइन कौन सा है, वेट अ सेकेंड आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जो आपका लाइन है इसको हम कहते हैं DC लोड लाइन, ठीक है। और इसमें स्लोप कितना आता है, स्लोप क्या होगा, ये जो आपने फाइंड किया है ये हो जाएगा आपका स्लोप, जो है 1 डिवाइडेड बाई RC प्लस R, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्लोप। एंड ये क्या है आपका, ये तो आपने देखिए IC आपका कितना है, इस पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे, VC RDC, जहां पर RDC आपका क्या है, RDC इक्वल टू है आपका RC प्लस RE, ठीक है। तो बेसिकली देखिए हमारा ये जो ग्राफ है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये DC सप्लाई के लिए पर बेस्ड है। जो हमारा जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो इस सर्किट का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिसमें आपको Q पॉइंट मिल जाएगा एंड जिसका स्लोप आपको मिलेगा 1 बाई RC प्लस RE, जो आपको यहाँ से मिल रहा है। एंड आपका जो पीक पॉइंट पे करंट है IC, वो आपको क्या मिल रहा है, VCC डिवाइडेड बाई 1 बाई VCC बाई RC प्लस RE, ठीक है। ये आपको पता चल के ये कहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट से, ये है आपका पिक IC, ठीक है। IC सबसे मैक्सिमम कब आएगा, जब ये वाला 0 हो जाएगा,
अगर ये 0.0 हो जाए तो ये आपको आईसी क्या देगा, VCC डिवाइडेड बाई RC प्लस RE। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है यहाँ पर भी देखिए टॉप पॉइंट पे क्या आईसी दे रहा है, VCC डिवाइडेड बाई RC प्लस RE। तो देखिए ग्राफ पॉइंट से आपको कैसे पता चल गया कैरेक्टर आपका ट्रांजिस्टर का फुल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब हमारा थोड़ा सा थ्योरी बच गया है आपका ट्रांजिस्टर में, वो भी हम आज कर लेते हैं। ठीक है, तो every point on line is Q point और PC पॉइंट। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो हमने APR जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है, ये बीच वाला, तो ये जो सारे पॉइंट है आपका DC लाइन में वो कहलाता है Q पॉइंट और DC पॉइंट। ठीक है, और क्या जान सकते हैं, Q पॉइंट मस्ट बी स्टेबल with respect to temperature। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइडेड बाय स्टेबिलिटी फेज। ओके, तो स्टेबिलिटी पॉइंट आपका क्या है, ये जो आपका Q पॉइंट निकला है यही है आपका स्टेबल पॉइंट। ओके, तो अब थोड़ा सा ऑर्डर जान लेते हैं। ठीक है, हमने जो बायस किए थे, क्या क्या बायस था हमारा, फिक्स्ड बायस था, फीडबैक बायस था, सेल्फ बायस था। अब तीनों बायस में जो स्टेबिलिटी होता है वो कैसे वैरी करता है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर VCE। ठीक है, तो VCE के लिए हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे वेरी करता है, स्टेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड बायस ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ फीडबैक एंड ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ बायस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फिक्स्ड बायस में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फीडबैक में होता है, एंड उसके बाद सेल्फ बायस में आपका स्टेबिलिटी होता है। मतलब सेल्फ बायस में सबसे कम आपका स्टेबिलिटी पॉइंट होता है, स्टेबल होता है, एंड फिक्स्ड बायस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर में हमारा ऐसे अरेंज हो रहा है, लेकिन असल में स्टेबल कौन सा है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये तो हो गया सॉरी ये स्पेलिंग क्या लिख दिया मैंने, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपने जो पहला जो ये ऑर्डर निकाले हैं, ये क्या है, ये है आपका स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, आपका जो बायस होता है उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर का ये ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है, और हमें क्या चाहिए, हमें स्टेबिलिटी ही चाहिए। तो स्टेबिलिटी के अगर हम ऑर्डर निकाले तो तब क्या होता है, सेल्फ बायस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर होता है आपका फीडबैक में, एंड उसके बाद होता है आपका फिक्स्ड बायस में। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि सेल्फ बायस में सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको पॉइंट मिल रहा है, फीडबैक में आपको उससे कम मिल रहा है, एंड फिक्स्ड बायस में सबसे कम आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है। ठीक है, तो आज हमने बहुत कुछ चीज़ें सीख लिया है बीजेटी के बारे में, Q पॉइंट एंड स्टेबिलिटी फैक्टर एंड बाकी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हमने आज कर लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एंड फिर बीजेटी में और थोड़ा सा थ्योरी करते जाएंगे। तो ऐसे ही हम पहले थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एंड उसके बाद थोड़ा थ्योरी करते करते हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तो आज का क्लास यहीं तक, हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है,
और एक बात, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब स्टूडेंट से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइब स्टूडेंट्स का व्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वी नीड ओनली योर टाइम एंड योर सपोर्ट। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो है कल 6 बजे। तब तक बाय बाय, थैंक यू।